नमस्कार बच्चों। आज क्लास 9th का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर वार्षिक परीक्षा 2026 का हम आपको समझाने जा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वायरल पेपर है। सब कुछ हम बताएंगे, किस तरह से 20 एमसीक्यूज आपके आंसर सही होंगे, किस तरह के आपके क्या सही होगा, किस तरह से आप गद्यांश लिखेंगे, किस तरह से आप पद्यांश लिखेंगे, सब कुछ ये सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में समझाएंगे ताकि आपके 70 में 70 नंबर आ सकें। ये आपका सबसे ज़्यादा वायरल पेपर है बेटा। एक बार फिर से हम दोहरा दें, आप इस तरह के पेपर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर दिए इस तरह के पेपर, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज जो है आपका बेटा, देखिए नंबर 1, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आप बता दें, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है आपका, प्रिय प्रवास, ठीक है। ये सबसे वायरल पेपर, एक बार फिर से बता दें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दे ताकि वो भी इसका लुफ्त और अच्छी तरीके 70 में 70 ला सकें। कर भला तो होगा भला। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुख सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी मुंशी सदा सुख लाल। ऑप्शन नंबर सी इंशा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी सदल मिश्र, ठीक है। तो इसमें बता दें आपको, सुख सागर के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी सदा सुख लाल, ठीक है। अगला है आपका, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको पता है किसकी होगी बेटा। ये एक जीवनी है। क्या है? ये एक जीवनी है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है बेटा? आपको बता दें, परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु। जल्दी जल्दी बताते हैं ताकि आपके और अच्छी तरीके से नंबर आ सके। हम आपको सब कुछ बताएंगे, लिखकर भी बताएंगे, ठीक है। पांचवा है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुभूषित किया गया सन 1860 में, सन 1865 ईस्वी में, या फिर 1875 या फिर 1880। तो आपको बता दें 1880 इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए बेटा, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास किसने लिखा था बेटा? आपको बता दें बेटा, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद ने लिखा था प्रिय प्रवास। तो जहां पर आपको ये ऑप्शन दिखे तो आप वहां पे टिक लगा दीजिए, आपका ये बिल्कुल सही है, डी वाला। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आठवां देखिए, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं बेटा, कौन है? तुलसीदास, ठीक है। 8 हो गए, बाकी देखिए। देखिए नमा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? ठीक है, कौन सी लिखी गई भक्ति काल में बेटा? आपको बता दें, भक्ति काल में जो है आपकी लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए देखिए बेटा, कामायनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, सूरसागर, और ऑप्शन नंबर सी देखिए, भारत भारती, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका उद्धव शतक। तो बताइए, आपको पता है, आपके स्कूल में पढ़ाया गया। अगर नहीं पढ़ाया गया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको सब कुछ बताएंगे। इसमें जो है भक्ति काल में जो रचना की गई है वो है सूरसागर। कौन सी की गई है? सूरसागर, सूरदास द्वारा की गई थी। आगे है, सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीरबाला सी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए इसमें वीरता दिखाई जा रही बेटा, इसमें वीरता दिखाई जा रही, तो कौन से होगा बेटा? वीर रस होगा, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? कौन सा होगा बेटा? देखिए, काली घटा का घमड़ा घमड़ घटा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको बता दें बेटा, इसकी पहचान आप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर घटा शब्द आया है। क्या आया बेटा? घटा। दो जगह घटा है, एक काली घटा है, एक घमड़ घटा है। तो दोनों घटा का उत्तर अलग अलग है, अर्थ अलग अलग निकल रहा, तो यहाँ पर आपका होगा यमक, ठीक है, यमक होगा। अगला देखिए, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्याममल गोर मनोहर जोरी में कौन सा छंद है? ठीक है, आपको बता दें बेटा, यहाँ पर ये एक सममात्रिक छंद है, और सममात्रिक छंद आप जानते हैं कौन सा होता है बेटा?
कौन सा होता है? क्योंकि इसमें 16 मात्राएं हैं, हमने पहले ही काउंट कर ली हैं। 16 मात्राएं जो हैं होती हैं आपकी किसमें होती हैं बेटा? चौपाई में होती हैं। किसमें होती हैं? चौपाई में, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं किसमें पाई जाती हैं? चौपाई में। अगला देखिए, महापुरुष में कौन सा समास है? देखिए महापुरुष जो है इसमें जो है आपका पहला वाला शब्द जो है दूसरे शब्द की प्रधानता बता रहा है, क्योंकि वो पुरुष कैसा है? महान है। तो ये कब होता है? कर्म धराय समास में। ठीक है, ये वाला डी वाला सही है। वह कल कहाँ गया मैं कौन सा विराम चिन्ह है? वह कल कहाँ गया, कहाँ आप जानते हैं कहाँ का मतलब हो गया है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए आपका ए वाला बिल्कुल सही है। माथा का तत्वव है, माथा, माथा का तत्वव है। तत्वव का मतलब आप समझते हैं संस्कृत शब्द, तो माथा का आप जानते हैं मस्तक होगा। बी वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, आकाश का विलोम है। आकाश अगर है तो उसका उल्टा शब्द क्या होगा बेटा? क्या होगा? जमीन मत कर देना, क्या होगा? पाताल। ठीक है, क्या होगा? पाताल। आकाश अगर आसमान होता तो जमीन होता, आकाश है तो पाताल होगा। ठीक है, आगे देखिए, अंबु कौमा तोय कौमा जल आदि कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्रत्यय कहलाएंगे, विलोम कहलाएंगे, पार्यवाची कहलाएंगे या फिर उपसर्ग कहलाएंगे। देखिए बेटा आपको बता दें ये सभी के सब क्या है? एक अर्थ के, एक ही शब्द के अलग अलग शब्द हैं और इनका अर्थ जो है एक ही है। तो ऐसा कहाँ पर पाया जाता है? पार्यवाची शब्दों में पाया जाता है। महाऋषि में कौन सी संधि है? देखिए महाऋषि में कौन सी संधि है बेटा? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महा प्लस ऋषि है। अब महा क्या है आपका? स्वर है, और ऋषि क्या है आपका? क्या होगा बेटा? ये गुण बताया जा रहा है। तो यहाँ पे संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो महा प्लस ऋषि होगा। यहाँ पे आ जो है, आ और ऋण क्या बन रहे हैं? अर बन रहे हैं। तो ये कौन सा है? गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि। हरिय शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। देखिए बेटा सबसे सरल संस्कृत व्याकरण से पूछा गया, ये क्या होगा? इसके क्या होगा बेटा? हरे। ठीक है, गच्छेत किस लकार का रूप है? ये आपको पता है? नहीं पता कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि इसका अर्थ जो है विधि या फिर निमंत्रण के लिए होता है। किसके लिए होता है? विधि या फिर निमंत्रण के लिए होता है। ये एक वचन रूप है। अगला देखिए आपको बताते हैं, ये है आपका वर्णात्मक। 20 नंबर आपके पूरे पक्के हो गए हैं 100%। अब देखिए खंड बा जो है बेटा वो है वर्णात्मक प्रश्न। इसमें है 3-4 मास में उसके, ठीक है, यहां से ऐसे पढ़ लीजिए। ये आपको क्या क्वेश्चन बता रहा है वो बता दें। इसमें है पहला वाला क्वेश्चन का उत्तर देना है, आप करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। कैसे क्या करना है? उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, अभी हम आपको बताएंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी बताएंगे। तीसरा है गिल्लू की आंखें कैसी थी, ये भी आपको बताएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का है, यानी आपको इस पहले वाले को करोगे कितने मिलेंगे? 6। या तो फिर आप ये करिए या तो फिर आप ये अथवा वाला करिए। ठीक है, तो हम आपको बता दें, हम पहले वाला बताते हैं, ये वाला नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको मजा नहीं देगा। ये अपना घर का जो है महादेवी वर्मा जी का है गिल्लू, ये मजा देगा आपको। देखिए सबसे पहले आप डालेंगे खंड व वर्णात्मक प्रश्न, संकेत डाल देंगे, क्योंकि वहां पर पहले का अथवा में भी है, तो इसलिए आप ये डाल दोगे तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आप यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए ये डाल दिया करो कि उसको पता चल जाए कि आप कौन सा कर रहे हो। तो यहाँ पर 3-4 मास, यानी हम पहले वाला कर रहे हैं, अथवा वाला नहीं कर रहे हैं। ये डॉट 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 संकेत आपने डाल दिया, लास्ट के 2 शब्द ले लेंगे, लटका दिया। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे बताएं, वो नंबर कैसे देगा, आप कैसे लिखोगे। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि पहले वाले में पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए, तो पाठ का नाम है गिल्लू। ठीक है, और 1 नंबर इसमें हो गया। लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। ठीक है, ये 1 नंबर इसमें, इसके दोनों के हो गए 2 अंक। ठीक है, आगे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। महादेवी वर्मा ने गिल्लू के लिए एक नया घर बनाया, लेकिन उसमें फूल रखने के लिए एक हल्की डलिया ली, उसमें रुई बिछाई और फिर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। यह स्थान गिल्लू का एक नया घर बन गया। आप ऐसे लिखोगे बेटा, आपको इसमें भी आपको पूरे के पूरे 2 अंक वो देगा। ठीक है, अगला देखिए, गिल्लू की आंखें चंचल और चमकीली थीं। कैसी आंखें थीं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो कैसी आंखें थीं? गिल्लू की आंखें चंचल और चमकीली थीं। इसमें भी हो गए टोटल कितने हो गए? 6 अंक। ठीक है, कितने हो गए?
6 अंक। आगे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 क्या है, ये गद्यांश का था, ये पद्यांश का उत्तर देना होगा। ये है क्या आपको बता दें। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। हम आपको बता दें पायो जी म्यो तो राम रतन धन पायो, यहां से इस वाले का हम बताएंगे आपको। और ये कहां तक है, हरक हरक जस गायो, ठीक है, यहां तक आपको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप संकेत लिखेंगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिए ताकि आपको तकलीफ ना हो, परेशानी बिल्कुल ना हो। पहले क्वेश्चन में है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है चोर एवं दिन के 4-4 पर्यायवाची लिखिए, तब आपको 6 अंक मिलेंगे। कैसे आपको 6 अंक मिलेंगे, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, यहां पर पायो जीव म्यो जस गायो, ऐसे करके आपने संकेत डाला कि कौन सा ये पद्यांश है, वो लिख लिया। फिर संदर्भ उसने कहा था लिखने को, चलिए संदर्भ आपको बता देते हैं। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है, इसकी काव्यत्री कृष्ण भक्त मीराबाई है। लीजिए आपके 2 नंबर इसमें मिल गए। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का दूसरा, व्याख्या करने को कहा गया है। मीराबाई कहती हैं कि राम नाम का धन एक ऐसी संपत्ति है जिसे ना तो कोई खर्च कर सकता है और ना ही कोई चुरा या फिर कोई चोर चुरा सकता है। ठीक है, यह धन तो दिन प्रतिदिन सवा गुना का मतलब होता है अधिक बढ़ता ही जाता है। ये सबसे सरल शब्दों में है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए और पेपर में पूरे अंक पाइए। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे के तीसरे में कह रखा था कि चोर और दिन शब्द के 4-4 पर्यायवाची लिखने थे। तो चोर के क्या है, तस्कर, ठीक है, रजनीचर, मोशक और खनन, ठीक है, खनक, ये आपका 1 नंबर इधर हो गया। फिर आगे देखिए दिन के पर्यायवाची दिवस, बार, बारस, बसर और अहन, ये हो गए 1 नंबर। टोटल कितने हो गए, 2, और टोटल आपको इसमें पूरे में मिलेंगे 6 अंक। ठीक है, आपके हो गए 32, कितने हो गए, 20 और 12, 32 नंबर अभी तक कंप्लीट हो गए। आगे देखिए क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे अधोलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हम आपको पहले वाला बता रहे हैं बेटा। पहले वाला क्या है देखिए, स्वामी रामकृष्ण, और यहाँ से समाधो अशिष्ट तक लिखेंगे और इसकी हिंदी हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं ताकि आपको पूरे अंक प्राप्त हों। समय की कमी हमेशा ही बच्चों को पास रहती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संकेत डालेंगे, ठीक है, संकेत में फिर हम ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे और लास्ट के 2 शब्द लिख देंगे। ये आपके स्कूल में बता रखा होगा। अब आपको ये बताया गया होगा कि संस्कृत खंड में हम पाठ के लेखक का नाम नहीं लिखते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के स्वामी रामकृष्ण परमहंस नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये 2 अंक आपके पक्के हो गए इसमें। अब क्या है, सॉरी 1 अंक आपका संदर्भ का मिल गया है। 3 अंक क्या होता है, हिंदी अनुवाद। आगे देखिए हिंदी अनुवाद में है स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कमारपुकुर नामक स्थान में सन 1836 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता बहुत धार्मिक थे। बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखाया, तभी से ईश्वर में उनकी स्वाभाविक निष्ठा उत्पन्न हो गई। ईश्वर की आराधना के अवसर पर वे सहज ही समाधि में बैठ जाते थे। अब देखिए आप तीसरे का ये हो गए, ये आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 4। कितने हो गए, 4 अंक। ठीक है बेटा, अगला देखिए बेटा, इस तरह से आपकी कॉपी भी चेक की जाती है, ये भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब देखिए खा वाला देखिए, निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपको बता दें बेटा पहले वाले का हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये दूसरा वाला हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दें चक्षुषा मनसा ना प्रसिद्धिति, ठीक है, ऐसे के है। आप स्टार्टिंग के 2 शब्द ले सकते हैं, लास्ट के। ठीक है,
मेन क्या होता है, ये चीजें होती हैं। संदर्भ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह श्लोक सुभाषित साहित्य से लिया गया है, 1 नंबर इसमें हो गया। हिंदी अनुवाद, आंखों से अच्छा देखता है, मन से शुभ सोचता है, वाणी से मधुर बोलता है और कर्म से अच्छा आचरण करता है। ये लीजिए आपके 3 इधर हो गए, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 अंक और आपके पक्के हो गए। ठीक है, अब आपके हो गए 32 और 8। बोलिए बेटा, 32 और 8 हो गए 40 नंबर पक्के। अगला देखिए आपके कह रहा है चौथा वाला, नए मेहमान एकांकी का कथा सार संक्षेप में लिखिए। देखिए बेटा, संक्षेप का मतलब होता है छोटा करके लिखिए, 5 नंबर में पूछा गया है। सबसे छोटा और सबसे सरल भाषा में हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये पूरा पाठ हमने पढ़ लिया है आपके लिए सिर्फ। तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे पेपर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। चौथा है, नन्हे मेहमान एकांकी का कथा सार संक्षेप में लिखिए। नन्हे मेहमान मेहमान आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे, देखिए पढ़िए, मजा आएगा आपको। नन्हे मेहमान कहानी में एक छोटे बच्चे के आने से घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव दिखाया गया है। शुरू में बच्चे के आने से सभी बहुत खुश होते हैं और उसका खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही बच्चा लोगों को परेशानी देने लगता है। तब उसका व्यवहार बदल जाता है और वे उससे बचने लगते हैं। कहानी यह सिखाती है कि हमें किसी के साथ अच्छा व्यवहार केवल शुरुआत में ही नहीं, बल्कि हमेशा करना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के हो, जैसा कि आपका हमारे चैनल के लिए, क्योंकि हमें पता है आप वीडियो को लाइक कर चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे बच्चे हैं। आगे देखिए बेटा, 5वें का वाला, यहाँ पर आपको पूरे एग्जाम में 5 नंबर देख तो कितने हो गए आप, 40 और 5 45 नंबर आपके पक्के हो गए। हमने आपसे कहा 70 में 70 बताएंगे। ठीक है, 5वें में 2 खंड करने हैं। आपका है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय के मिलेंगे 3 अंक, 2 रचनाओं के मिलेंगे 1, टोटल हो गए 4। ठीक है बेटा, किसका बताना, लेखक यानी गद्यांश से आपको बताने हैं। देखिए बेटा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, महादेवी वर्मा का है। संक्षिप्त परिचय आप ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि इसी तरह से आपको हाई स्कूल में भी सिखाया जाएगा। ठीक है, नाम महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी देवी, मृत्यु सन 1987 ईस्वी में। रचनाएं, मेरा परिवार, यामा, निहार और नीरजा आदि 2 बताई थी हमने, आपको 4 बताई हैं। ठीक है, उसके बाद में जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ब्लैक स्केच से बंद भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता जी का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता जी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयागराज में महिला पीठासीन या विद्यापीठ, ठीक है, में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। कुछ समय बाद इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इस महान काव्यत्री का सन 1987 ईस्वी में निधन हो गया। रचनाएं एक बार फिर से लिख दीजिए, कि अगर वो भूल जाए यहाँ पर, क्योंकि 3 नंबर की ये जीवन परिचय था और 1 नंबर की आपकी रचनाएं थी। 2 मांग रही, हमने आपको 5 लिखी हैं, टोटल हो गए 4। अब कितने हो गए बेटा, 44। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये तो हो गया गद्य का यानी लेखक का। ठीक है, अगला 5वें का खा है, निम्नलिखित कवियों यानी पद्य के में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देकर उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हम आपको रहीम का बता रहे हैं। ठीक है बेटा, किसका, रहीम का।
प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा है रहीम का जीवन परिचय। नाम सबसे पहले लिखेंगे, इनका है अब्दुल रहीम खान खाना, हम इन्हें उर्फ कहते हैं रहीम, सिर्फ रहीम। जन्म 1556 ईस्वी में, जन्म स्थान लाहौर, पिता बेरम खां, माता सलीमा बेगम, मृत्यु 1627 ईस्वी। रचनाएं इनकी श्रृंगार सतसई, रहीम सतसई। ठीक है, इन्होंने ही श्रृंगार रस और सोरठा हमारा बनाया था, क्योंकि इन्हीं को माना जाता है। आगे देखिए, जीवन परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम वीर योद्धा, कुशल प्रशासक और महान कवि थे। उन्होंने हिंदी भाषा में दोहे लिखे, जिनमें प्रेम, नीति, भक्ति और मानवता की भावना मिलती है। उनके दोहे सरल भाषा में गहरे जीवन संदेश देते हैं। ठीक है, आगे है, हिंदी साहित्य में रहीम का महत्वपूर्ण स्थान है। ये इतना लिखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसके बाद में लिख सकते हैं, अतः इस महान कवि की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। ये लिखना अनिवार्य है। अगर यहाँ पे छोड़ भी देते हैं आप, क्योंकि 80 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में? 80 शब्द। यहाँ से यहाँ तक गिनो तो 80 से ज्यादा हो गए होंगे, लिख देना आप फिलहाल। ठीक है, इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। अगर ये याद कर लोगे तो इसको बना बना के लिख लोगे। आगे देखिए, रचना आप लिखोगे, रहीम के दोहे, श्रृंगार बा सोरठा या फिर नगर शोभा। 2 बताए थे, 3 बताए। यहाँ पर आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर कोई चीज छूट जाती है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि उस बच्चे ने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो ये 3 यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गए। अब आपके हो गए 48 नंबर। कितने हो गए? 48 नंबर। ठीक है, 3 + 1। अगला क्वेश्चन है बच्चों, छठा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये कार्य आपको हम देते हैं बेटा, आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, 7वां है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 आपको दे रखे हैं, हम आपको सबसे सरल वाले बताएंगे जो देखते ही याद हो जाएं आपको, क्योंकि ये बहुत वायरल पेपर है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिए। और अगर ऐसे ही आपको और भी पेपर के हल चाहिए तो इस वीडियो को कम से कम 50 से 100 लोग लाइक करिए, बच्चों से करवाइए। हम आपके पास सारे के सारे पेपरों के हल लेकर पहुंच जाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 7, संस्कृत प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे? देखिए बेटा, हम देखिए तीसरा और चौथा बता रहे हैं, क्योंकि ये देखते ही हो जाएंगे। श्री कृष्णस्य मतुलः का अस्ति, श्री कृष्णस्य मतुलः कंस अस्ति। श्री कृष्ण के मामा कंस थे। ठीक है, राम कृष्ण का अस्ति, यानी कि राम कृष्ण एक महान, मतलब क्या क्या थे? राम कृष्ण क्या थे, यानी राम कृष्ण परमहंस क्या थे? तो इसमें आप लिखेंगे, राम कृष्ण एकः महान परमहंसः योगी च अस्ति। राम कृष्ण परमहंस एक महान योगी और संत थे। ठीक है, संस्कृत में लिखना है, ये हमने आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे देखिए, आपका अगला है 8वां क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं या किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। देखिए 4 दिए हैं, इसमें 2 आपकी लोकोक्ति हैं और 2 आपके मुहावरे हैं। उनको पहचानना भी है, उसके बाद में आपको लिखना है उसका अर्थ और फिर हमें बताना है वाक्य प्रयोग। तो हमने आपका सिलेक्ट किया है, एक बताया तो हम आपको बता रहे हैं लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति बता रहे हैं, अंत भला तो सब भला, ये क्या है? लोकोक्ति है। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा? अंत भला तो सब भला। लोकोक्ति अर्थ है, यदि कार्य का परिणाम अच्छा हो तो बीच की कमियां मायने नहीं रखती। ठीक है, आगे देखिए, वाक्य प्रयोग देखिए बेटा, शुरुआत में मैच काफी खराब रहा, लेकिन आखिरी ओवर में जीत मिलने पर कप्तान ने कहा, अंत भला तो सब भला। ठीक है, आगे देखिए बेटा,
देखिए 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ठीक है। 48, 2 50 और 4 54 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। आगे देखिए, ठीक है। आगे है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक है। संस्कृत में अनुवाद करना है। 1 2 3 4 5 दिए हैं, कितने करना है? 2 का, 2 2 नंबर का है। आइए आपको बताते हैं सबसे सरल तरीके से। खा वाला बता रहे हो, गा वाला बता रहे हैं। 2 का पूछा था, दोनों बता देंगे। वृक्ष से फल गिरता है, संस्कृत अनुवाद वृक्षात फल पतति, ठीक है। गा वाला है, राम पुस्तक पढ़ता है, संस्कृत अनुवाद डालेंगे, फिर लिखेंगे रमा रामः पुस्तक पढ़त पठान्ति, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। हमारा संस्कृत सब्जेक्ट नहीं हो सकता, हम कुछ गलत बोल जाएं इसलिए माफी चाहते हैं। सब्जेक्ट हमारा संस्कृत कभी नहीं रहा। आगे देखिए, अगला है, और यहाँ पर आपके हो गए हैं 55 नंबर पूरे, सॉरी 65 नंबर हो गए। कितने? 65 हो गए बेटा। काउंटिंग में कहीं पे गड़बड़ी हो गई होगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा पेपर एक सीरियल बाय सीरियल क्रम से करा रहे हैं। अगला है 10वां, शुल्क माफ कराने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर अस्वस्थ होने पर 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। दोनों के दोनों प्रार्थना पत्र हैं आपके। तो हम आपको बता रहे हैं शुल्क माफी के लिए। किसके लिए बता रहे हैं बेटा? शुल्क माफी के लिए। क्या बता रहे हैं बेटा? प्रार्थना पत्र। कैसे लिखेंगे ताकि आपको पूरे अंक प्राप्त हो सके? आइए हम आपको बताते हैं सबसे सरल तरीके से। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। सबसे पहले डालेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम या किसी भी स्कूल का नाम, राजकीय इंटर कॉलेज शाहबाद हरदोई, ठीक है। विषय शुल्क माफी प्रदान किए जाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का, या कक्षा 9 आप डालेंगे, ठीक है, या 10 भी डाल देंगे तब भी चल जाएगा। कक्षा 10 का छात्र हूं। मेरे पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण विद्यालय का शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मुझे शुल्क माफी प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, धन्यवाद। आगे लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम मनोज मिश्रा। अगर आप डालना चाहें आवासा डाल दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना नाम मत डालना बस, ठीक है। कक्षा 10 रोल नंबर जो भी आप डालना चाहें बना बना के लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये खत्म हो गया पार्ट। अगर आपको किसी और वीडियो चाहिए, आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, जैन क्लासेस 009 आईडी का नाम है। आप वहाँ पे जाइए, ये सारे के सारे पेपर वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, और यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे बता दिए गए हैं, ठीक है।